हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट आज के स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है। और इसी तरह अगर आप लाइफ में अपने लाइफ में हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो बच्चा, कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहो, ना अपने मम्मी पापा पे ना अपने भाई बहनों पे, तो प्लीज़ मेहनत बहुत करें जिससे आप इंडिपेंडेंट लेवल में बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस कर पाएँ और आप किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है ना। सभी बच्चे खूब मेहनत करें अपनी तरफ से, और ये 2 साल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे 11th-12th आपका करियर डिसाइड होता है। ठीक है। चलिए सो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली हम पढ़ाई कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पहले बताया हूँ, बट दोबारा रिपीट करूंगा। ये वो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसका यूज मेरे को हर एक चैप्टर्स में 12th स्टैंडर्ड के पढ़ने वाला है। इनफैक्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज है, बट अगर मैं वहां पे इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आप फिर चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में घुस गया तो चैप्टर का पार्ट जो हम मिस कर जाएंगे। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को यहीं पे कवर अप करेंगे अपन। ठीक है ना। सो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। मैंने आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जहां बॉन्डिंग कंडीशंस अलग हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। एग्जांपल आपको दिया था कि लेट्स एग्जांपल है C4H8। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता हूं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट नाम भी अलग हो जाएंगे। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, साइक्लोब्यूटेन, ये सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है। बहुत सारे हैं बेटा। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 ही होगा। ठीक है ना। बट दोस आर क्लासिफाइड अंडर एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है ना। ये आप 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि फर्दर क्लासिफाइड है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोस आइसोमर्स which are developed only due to the restricted rotation between two atoms। दो एटम्स के बीच में रोटेशन अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो हो सकता है उसके एक फॉर्म में लेट्स से दो मिथाइल ग्रुप अपोजिट है तो उसी के दूसरे फॉर्म में दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, एंड दिस टू फॉर्म्स आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों? बिकॉज रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड बेटा, एक फॉर्म दोनों फॉर्म अलग अलग हो गए, एंड दोज फॉर्म्स आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स तब भी अराइज होते हैं जब कोई मॉलिक्यूल हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन से रोटेट करता है। वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेशन क्रिएट करता है, एंड दोस आइसोमर्स आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जहां मैंने आपको डेफिनेशन बताई। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट विच अराइजेस ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन बिटवीन एनी टू एटम्स। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। रिपीट कर रहा हूं बच्चा, बिकॉज मेरी आदत है स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं, तो आज भी वो चीज कराऊंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट, देयर शुड बी अ हिंडर्ड रोटेशन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है सर, तो मिनिमम कंडीशन होगी बेटे, डेफिनेशन में लिखा है। दूसरी कंडीशन, दोज टू एटम्स शुड बी डाई सब्सटीट्यूटेड, उनके साथ दो ग्रुप जुड़े होने चाहिए, एंड दोज टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट ईच सेंटर। भाई दो सेंटर है ना, ईच सेंटर शुड बी डाई सब्सटीट्यूटेड एंड द डाई सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स भी शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट भी होने चाहिए। भाई लेट से दो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हर एक इंडिविजुअल कार्बन पे दो ग्रुप जुड़े रहेंगे जो कि अलग अलग होने चाहिए। अगर इस कार्बन पे ए बी है तो दूसरे कार्बन पे भी ए बी होना चाहिए। ठीक है ना। एंड द थर्ड कंडीशन वाज द ग्रुप्स या फिर द बॉन्ड्स एंड द स्टीरियो सेंटर शुड लाई ऑन द सेम प्लेन या तो पैरेलल प्लेन्स में होना चाहिए। अगर ये प्लेन है तो दूसरा प्लेन ये चलेगा, मेरे को पैरेलल प्लेन चलेगा, बट ऐसी कंडीशन नहीं चलेगी कि दो बॉन्ड्स मेरे इस ग्रुप के इस प्लेन में है और ये दो ग्रुप्स इस प्लेन में, अलग अलग प्लेन में बॉन्ड्स रहेंगे। दोज पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसकी कंडीशन बता, इसका रीजन बता दे रहा हूँ बेटा। भाई लेट्स ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में इनकी बॉन्ड्स प्रेजेंट है दो स्टीरियो सेंटर्स के, तो उस केस में अगर आपका लेट्स से आपने इसका दूसरा आइसोमर बनाया, आपने ए और बी की पोजीशन को चेंज किया, बट इसका रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ से चेंज नहीं होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर प्लेन है तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, एंड देयरफॉर दे आर नॉट ट्रीटेड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
मैंने आपको 6 कैटेगरीज में बोला था कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। आई थिंक आपको उसको याद होना चाहिए कौन कौन सी। इट वाज पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो कि हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। पहली नेक्स्ट 2 कंडीशंस हमने कर ली थी। साइक्लोएल्केन्स, कि साइक्लोएल्केन्स में कोई भी रिंग है, साइक्लोएल्केन्स पे भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होती है। लेट्स से बिटवीन 2 सेंटर, लेट्स से 1 and 2 ले लेते हैं। दिस 2 सेंटर शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दे शुड बी डाई सब्सटीट्यूटेड। भाई इसके पास भी 2 ग्रुप जुड़े होने चाहिए, इसके पास भी 2 ग्रुप जुड़े होने चाहिए, ए और बी, ठीक है ना। दोनों के पास अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे सभी कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको बता दूं बस, ये जो 2 ग्रुप्स हैं, जो डाई सब्सटीट्यूटेड वाले ग्रुप्स हैं, ये इस रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। बट चारों बॉन्ड्स अल्टीमेटली, चारों बॉन्ड्स हमारे पैरेलल प्लेन में है। समझ में आ रहा है ना भाई। ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं और ये जो ग्रुप्स हैं, दोज आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिंग ऑफ द प्लेन। ये रिंग तो मेरी पेपर के प्लेन में है, इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा ऐसा, इस प्लेन में दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट है। एक ए ग्रुप प्लेन के ऊपर, एक ए ग्रुप प्लेन के पीछे, एक ए ग्रुप प्लेन के बाहर और एक ए ग्रुप प्लेन के अंदर, जिसको हम डैश से दिखाते हैं, और जो प्लेन के बाहर है उसको हम वेज लाइन से दिखाते हैं। या ये सभी कुछ पढ़ाया बेटा। अगर जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज रेफर लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज स्टीरियोआइसोमरिज्म। थर्ड केस आपको बताया था साइक्लोएल्कीन्स, कि रिंग के अंदर भी अगर डबल बॉन्ड है, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट मैंने आपको बोला था कि टिल 7 मेंबर्ड साइक्लोएल्कीन, 7 मेंबर तक की साइक्लोएल्कीन हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करती। उसका रीजन क्या था कि 7 मेंबर्ड रिंग तक हमारा सिर्फ मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एल्कीन का सिर्फ और सिर्फ दिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। देखो दोनों बॉन्ड्स डबल बॉन्ड के एक तरफ है, इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेटा पीछे की तरफ आएगा तो रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा बेटा। इतनी हाईली स्ट्रेन्ड रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। ऑलरेडी इस रिंग में स्ट्रेन है बेटा, बिकॉज ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये चाहता है 109 डिग्री में रहना, आपने इसको रखा हुआ है 120 डिग्री में। ऑलरेडी इस रिंग में स्ट्रेन है और आप सोचोगे पाइप इस बॉन्ड को शिफ्ट करके ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे, ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। कब तक? 7 मेंबर्ड रिंग तक। 8 मेंबर्ड रिंग ऑनवर्ड्स हमारे इसके सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको ड्रॉ करके लास्ट क्लास में बताया था 8 मेंबर्ड रिंग ऑनवर्ड्स। और एक पॉइंट और था कि C8 टू C10 में हमारा सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल था और C11 ऑनवर्ड्स हमारा ट्रांसफॉर्म स्टेबल होना स्टार्ट हो गया था। याद में हो जाने बेटा, सभी चीज़ें टिप्स में होना चाहिए आपके बेटा। जब मैं बोल रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपके दिमाग से भी निकलनी चाहिए, आपके मुंह से भी निकलनी चाहिए, तब जाके मानूंगा कि बेटा आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही है। तो लेट्स मूव टू द 4th and 5th and 6th कैटेगरी। आज तीनों कैटेगरीज को हम खत्म करेंगे। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का पार्ट भी है। देखो ये अभी हमने क्या सीखा कि कौन कौन सी कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। उसके बाद हम सीखेंगे इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नॉमेनक्लेचर, कि बहुत सारे तरीके से इन आइसोमर्स को हम नाम करते हैं। जैसे एक वन इज सिस ट्रांस, अनदर इज इजेड नॉमेनक्लेचर, अनदर इज सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। इनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करना। कि कोई अगर मॉलिक्यूल है और आपसे पूछ ले कि बेटा इसमें कितने आइसोमर्स हैं, तो 2 नहीं रहेंगे बेटा, डिपेंड करेगा उसमें कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, उस पर डिपेंड करेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर वो निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद क्यूमिलिन्स। आज का हम 4th कैटेगरी स्टार्ट करें, दैट इज क्यूमिलिन्स। क्यूमिलिन्स की डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे, पहले सभी बच्चे इसको रीड करेंगे। द पॉलीएल्कीन्स हैविंग एटलीस्ट 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर नोन एज क्यूमिलिन्स। पॉलीएल्कीन मीन्स एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, बट वो जो डबल बॉन्ड हो एडजेसेंट हो, तुरंत बगल बगल में हो, तभी उसको क्यूमिलिन बोलेंगे। एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे सिस्टम को हम क्यूमिलिन नहीं बोलेंगे। क्यूमिलिन सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन आपको बता दूं, इसको बोलते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन। ये क्या है? डबल बॉन्ड्स कैसे हमारे एडजेसेंट है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्यूमिलिन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो क्यूमिलिन है बेटा, इस क्यूमिलिन को हमने 2 कैटेगरी में डिफाइन किया है, 2 टाइप्स के क्यूमिलिन बोला है। वन इज ऑड क्यूमिलिन, अदर इज इवन क्यूमिलिन। व्हाट इज ऑड क्यूमिलिन?
इवन क्यूमुलिन वो क्यूमुलिन होंगे जिसमें नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स कितने हो, इवन नंबर पे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इवन क्यूमुलिन। व्हेन द नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर इवन, वो बोलेंगे इवन क्यूमुलिन। एंड व्हेन द नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर ऑड, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड क्यूमुलिन। सर क्यों डिफाइन किए दोनों अलग अलग, दोनों में फर्क है क्या? हाँ भाई, दोनों में फर्क है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी बोल दे रहा हूं, इवन क्यूमुलिन्स हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, while the odd cumulins can show geometrical isomerism। can show means ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर आपने ऑड क्यूमुलिन्स बनाई बट उसमें अगर आपने आइडेंटिकल ग्रुप्स रख दिए तो वहां पे ऑड क्यूमुलिन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। तो यस, हमको ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि इवन क्यूमुलिन्स क्यों हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, समझने की कोशिश करना। बट ओवरऑल आई वांट कि आप रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, एकदम मतलब टिप्स में हो जाए बच्चों आप लोगों के। ये सब टॉपिक्स में छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब जेई वाले नीट वाले सवाल पूछते हैं तो मैं आपको जब भाई लेट से आपको मैंने पढ़ाया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाया और मैंने आज ही आपसे वो नीट का क्वेश्चन करा दिया, आप बोलोगे सर बहुत ईजी क्वेश्चन था सर, ये पूछते हैं। हाँ भाई ये पूछते हैं, लेकिन क्या है, एग्जाम टाइम तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, आप रेगुलर रिवाइज नहीं करते। केमिस्ट्री नीट रिविजन, अगर आप केमिस्ट्री को टिप्स में करना चाहते हो, समझ के पढ़ना चाहते हो, तो बेटा इसका रेगुलर रिविजन लगेगा, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री हम फिर भी बेटा एक बार पन्ना पलटते हैं अपने नोट्स के तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एक बार पन्ना पलटते हैं ना तो पूरा नया लगता है टॉपिक। मेरे को खुद को नया लगता है भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सो प्लीज मेक श्योर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेगुलर रिवाइज करेंगे। नॉट अ सिंगल डे आपका लाइफ का मिस होना चाहिए जब तक आप 12th स्टैंडर्ड पास नहीं कर जाते कि आप उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज ना करें हो। प्लीज मेक अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 1 आवर, मिनिमम साइड 1 आवर, एक का 2 हो जाए तो बेस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। 1 घंटा में कोई ना कोई चैप्टर रोज पढ़ेंगे, तब जाके आप उसको यहां बैठा पाओगे भाई। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, सी गिव्स डी, और डी बताएगा आपसे पूछेगा ए बी सी, और आपको रिएजेंट्स को डिफाइन सोच के आपको बताना है कि क्या मेरा रिएक्टेंट हो सकता है। भाई साहब वो तभी पॉसिबल है जब आपको पूरी की पूरी रिएक्शन एकदम टिप्स में हो। और वो टिप्स में कैसे होगी, रट्टा मार के नहीं, सिर्फ और सिर्फ बार बार रिवाइज करके। चलो ज्ञान की बातें बहुत ही, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं बट बेटा ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखेंगे आप, दैट इज इवन क्यूमुलिन, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये इवन क्यूमुलिन है, तो मैं आपके सामने इस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने लिखा है इवन क्यूमुलिन है, और मैंने देखो दिखा है दिस मॉलिक्यूल लुक्स लाइक, मैंने ऐसा बनाया है जिसमें ये दो बॉन्ड्स को इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन बनाया है और इसके जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं उसको प्लेन के पेपर बनाया है। अब ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेटली आई वांट यू टू रिमेंबर द रिजल्ट। इसको एकदम टिप्स में रखेंगे, मतलब मैं नींद में उठा के पूछूं बेटा इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन सिमेट्रिकल आइसोमेर शो क्यों नहीं करते, बिकॉज द बॉन्ड्स एट द टर्मिनल कार्बन्स आर प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। ये प्लेन ऑफ पेपर में है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, चलो समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कोई पेज खाली क्या, हाँ चलो खाली है। तो इट इज सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, लेट से ये है CH3, ये है H, ये है CH3, ये है H, ठीक है ना। पहले आप सभी बॉन्ड्स कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है ना। बस समझने की कोशिश करो बेटा, जितना समझा पाऊंगा कोशिश करूंगा समझाने की, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको दोबारा बनाता हूं। भाई इस कार्बन का हाइब्रिडेशन सिंस sp2 है, इट मींस इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रिगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो 3 जो सिग्मा बॉन्ड है वो ट्रिगोनल प्लेनर है, तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो लेट से ये जो पेपर का प्लेन है उसको मैं XY प्लेन बोल देता हूँ, लेट से इसको XY प्लेन बोल देता हूँ। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन कौन से दो p ऑर्बिटल्स गए, XY प्लेन कौन सा मेरा, ये प्लेन ऑफ पेपर है, ध्यान रखना ना, जिस पेपर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जो मैंने कार्बन जिसमें मैंने sp2 लिखा है, सिंस इट इज अ ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये तीनों की तीनों बॉन्ड्स एक प्लेन में लाई करेंगे। और मैंने बोल दिया कि भाई XY प्लेन मेरा बोर्ड का प्लेन है, तो ये कौन कौन सी p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इसमें px और py चले गई सर इसकी कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन में। px py कहाँ चले गए, हाइब्रिडेशन, बिकॉज इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है,
दो कौन सी दो पी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्स वाई प्लेन में, कौन सी पी एक्स पी वाई, तो ये कार्बन के साथ पी एक्स पी वाई चले गए मेरे हाइब्रिडेशन में। अब इस कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल बची है, सब पी जेड, वही पी जेड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रही है, ठीक है ना। तो सर इस कार्बन की भी पी जेड कहाँ चली गई, पी जेड इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वो पाई बॉन्ड में चले गई, ठीक है ना। अब दोबारा देखो सर, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp, ठीक है ना। सर उसकी एक pz तो चले गई मेरी कहाँ पे, सब पाई बॉन्ड बनाने में, pz कहाँ चले गई, पाई बॉन्ड बनाने में। अब इस कार्बन की एक और पाई बॉन्ड बना रहा है पिछले कार्बन के साथ, तो मैं लेट, भाई पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो pz तो अब यूज नहीं कर सकता, तो भाई वो कौन सी ऑर्बिटल यूज करेगा, लेट से px यूज कर रहा है, भाई लेट से उसने पाई बॉन्ड बनाना है, px यूज कर ली। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन sp है उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गई, इसके सर हाइब्रिडेशन में sp में सर py ऑर्बिटल हो गई इन्वॉल्व, बिकॉज pz और px किसमें इन्वॉल्व है, हाइब्रिडेशन में। अब आ जाओ लास्ट वाले कार्बन पे जो मेरा मेन कार्बन है, ठीक है ना, तो अलग कलर से यूज करता हूँ, ब्लैक ही यूज कर लेता हूँ। अब इस कार्बन पे जाओ, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है सर sp3, sp2 सॉरी, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब इसकी जो px वाली ऑर्बिटल है वो तो पाई बॉन्ड बनाने में चले गई, इट मीन्स इसके अब ये जो तीन बॉन्ड्स हैं, इसका जो हाइब्रिडेशन है उसके जो तीन बॉन्ड्स हैं, अब इसके हाइब्रिडेशन sp है 2 है, तो कौन कौन से p ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व है हाइब्रिडेशन में, px कहाँ गई है, पाई बॉन्ड में, तो कौन कौन सी ऑर्बिटल है जो sp2 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व हो गई, इट इज गोइंग टू बी py एंड pz। तो अब चेक करके बताओ, इस कार्बन के टर्मिनल कार्बन के बॉन्ड्स थे पहले px py में, और इस टर्मिनल कार्बन के बॉन्ड्स थे py pz में, एक थे px py में और एक है py pz में। The bonds are present on the perpendicular plane. The bonds at the terminal carbon, though they have different groups, but they are present on the perpendicular plane. एक टर्मिनल कार्बन था लेट से xy प्लेन में, तो दूसरा किस में आ रहा था, yz प्लेन में आया, दोनों बॉन्ड्स परपेंडिकुलर प्लेन में प्रेजेंट है। एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि अगर आपने इसको प्लेन में बनाया, xy प्लेन बनाया, अगर आपने इसको xy प्लेन में बनाया तो बेटा ये yz प्लेन में प्रेजेंट है, ये प्लेन के पेपर के प्ले के परपेंडिकुलर प्लेन में बॉन्ड्स हैं, उसको हम वेज डैश से दिखाएंगे, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर की तरफ नीचे की तरफ, दैट इज डैश। तो क्या ये बॉन्ड मेरे टर्मिनल कार्बन के सेम प्लेन में है क्या, नहीं। तो इवन दो द ग्रुपिंग एट द टर्मिनल कार्बन इज डिफरेंट, but even cumulins are never going to show geometrical isomerism because the bonds are present on the perpendicular plane. यहाँ लिखा है because the bonds at terminal carbon lies on the mutually perpendicular plane, therefore even cumulins never show ज्योमेट्रिकल है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। सिमिलरली, अब मैं नई डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, बोर लगता है सब पार्ट समझाने में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पर सिमिलरली जब मैं ऑड क्यूमिलिन को सजेस्ट करता हूँ, जब मैं ऑड क्यूमिलिन की स्टडी करता हूँ जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, देन द बॉन्ड्स एट द टर्मिनल कार्बन लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन नहीं बोलूंगा, सेम पैरेलल प्लेन। भाई यहाँ के बॉन्ड्स इस प्लेन में है तो वहां के बॉन्ड्स भी इस प्लेन में लाई करते हैं, दे लाइज ऑन द सेम पैरेलल प्लेन which satisfy the condition of geometrical isomerism. So can I say that therefore since in odd cumulin bonds at terminal carbon, भाई और कोई कार्बन तो है ही नहीं जिसमें एक्चुअली आपको दो अलग अलग बॉन्ड्स मिलेंगे, बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन लाइज ऑन पैरेलल प्लेन, वो आपस में पैरेलल प्लेन में लाई कर रहे हैं, therefore odd cumulin कैन शो, कैन क्यों लिख रहे हो, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों लिख रहे हो भाई, अगर तुम्हारे टर्मिनल कार्बन में सेम ग्रुपिंग हो गई, दोनों क्लोरीन क्लोरीन हो गए, भाई यहाँ भी क्लोरीन यहाँ भी क्लोरीन हो गया, तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा ना,
बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की और भी कंडीशन है, रोटेशन तो हिंडर्ड है सर, बॉन्ड्स पैरेलल प्लेन में बट ग्रुपिंग अलग सेम हो गई, तो उस केस में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा ना यार। भाई मैंने इसलिए कैन लिखा है कि भाई कुछ पॉसिबिलिटी ऐसे हैं कि मैंने आपको दिया ऑड क्यूमुलिन बट वहां भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। कैन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रोवाइडेड दैट लिख देता हूं, bonds slash groups at terminal carbon are different। अब ये पॉइंट आप लोग प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये पॉइंट तो क्लियर है, इसको मैंने आपको शायद तक समरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ, वापस पॉइंट पढ़ रहा हूँ, कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ। इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द क्यूमुलिन इज इवन, फर्स्ट पॉइंट है, देन द बॉन्ड्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स ही चल जाएगा। Then the bonds at terminal carbon lies on the mutually perpendicular plane, while if the number of pi bonds in a cumulin is odd, then the bonds at terminal carbon lies on the parallel plane or lies on the same plane. Therefore, in case of odd cumulin, if the groups at terminal carbon are different, then in that case it can show geometrical isomerism. ग्रुप्स एट टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट इन केस ऑफ ऑड क्यूमुलिन, ध्यान रखना ऑड क्यूमुलिन, इवन क्यूमुलिन तो कोई भी कंडीशन में शो नहीं करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। देखो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन, मैं एक पॉइंट है जो यहाँ पे बोल दे रहा हूं, बाद में रिपीट करूंगा। कब? ऑप्टिकल आइसोमर्स में। एक बार एक पॉइंट में बोल दे रहा हूं, सुनना क्या बोलने जा रहा हूं। इवन क्यूमुलिन, अभी मैंने क्या बोला, इवन क्यूमुलिन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, ऑड क्यूमुलिन शो करती है। जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तब वहां पे इवन क्यूमुलिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है और तो शो ही नहीं करती, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अच्छा, इवन क्यूमुलिन भी हमेशा शो नहीं करती, इवन क्यूमुलिन तभी शो करती है व्हेन द ग्रुप्स एट द टर्मिनल कार्बन्स आर डिफरेंट। लेकिन उल्टी कंडीशन होगी बेटा, मतलब यहाँ पे इवन शो नहीं कर रहा है ज्योमेट्रिकल और ऑड शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल, वहां पे हो जाता है कि ऑड तो कभी भी शो नहीं करेगा, इवन कुछ हद तक शो कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द ऑड बॉन्ड्स एट द टर्मिनल कार्बन आर, द ग्रुप्स एट टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट। मजेदार टॉपिक हो जाता है बेटा। क्यों ऐसा बता रहे हो सर आप? क्योंकि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी stereoisomers are there, how many stereoisomers for the following compounds are there. Now the stereoisomers include both geometrical and optical both. अब आपको उस समय सिर्फ ध्यान था यार ये तो क्यूमुलिन यूमुलिन हम ज्योमेट्रिकल में पढ़ते हैं सर, और ये तो ऑड इवन क्यूमुलिन है सर, जीरो। इवन क्यूमुलिन है तो हो सकता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसका आंसर होगा 2। प्लीज़ आप सभी बच्चे थोड़ा दिमाग को खोल के रखेंगे, ये जितने भी केसेस मैं ले रहा हूँ आपके, साइक्लोएल्केन्स, क्यूमुलिन्स, पायरेन्स, बाइफिनाइल सिस्टम, इस सभी के सभी सिस्टम को मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन अलग होती है बेटा, उसको समझेंगे अपन अलग, बट मैं आपको प्लीज़ बोल रहा हूँ आप चीज़ों को मिक्स मत करना, इसलिए बार बार रिवाइज करो, ठीक है ना। चलो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर दी मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो आप क्या बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, सिंस नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इवन। देखो बेटा, ये इवन है, ये इवन है, देख के लग रहा है, आंखों का धोखा बेटा, देख के लग रहा है तो CH3 सेम साइड है, सिस CH3 अपोजिट साइड ट्रांस। ले बच्चा, जिसको नहीं पता वो तो बोलेगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई, पार्टी बोलेगा यस दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, द कंपाउंड ए इज सिस एंड द कंपाउंड बी इज ट्रांस। गलत, गलत। सिंस इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर देयर, देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है L1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू, सिंस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इवन, तो मैं लिख देता हूं, सिंस इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देयरफॉर ग्रुप्स एट टर्मिनल कार्बन, क्या हो रहा है बेटा, जो टर्मिनल कार्बन के ग्रुप्स हैं लाइज ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, अगर एक XY प्लेन में तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है,
और इस परपेंडिकुलर प्लेन में होने के कारण, मैं आपको लिख दूं बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में होने के कारण तो क्या हो रहा है, अगर ये डिस्टेंस L1 है और यहाँ पे ये डिस्टेंस L2 है, देयरफॉर L1 इज इक्वल्स टू L2, ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हुई, देयरफॉर दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपस में नहीं है। ये सभी बच्चे इस बोर्ड को बहुत अच्छे से देखें, ये जो L1 L2 की डिस्टेंस फर्क नहीं पड़ रहा है, देख के तो लग रहा है सर L1 L2 बराबर नहीं, अलग अलग हूँ सर, मैथ्स लगाओ भाई, वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो उस CH3 से अगर मैं CH3 को नीचे ड्रॉ कर दूं तो मेरी डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो डिस्टेंस सेम है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, बिकॉज दोनों सेम लाइन पे अलॉन्ग लाई कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बस चेंज कर दिया मैंने, अब ध्यान देंगे तो बेटा ये ऑड क्यूमुलिन है, देखो 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट सिंस आप क्या बोलोगे, सिंस दे आर ऑड क्यूमुलिन देयरफॉर दे लाइज ऑन द सेम प्लेन, तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस जो L2 है, सिंस L1 is not equal to L2, therefore A and B are geometrical isomers of each other. Yes, A and B are geometrical isomers of each other. यहाँ दिख भी रहे हैं और है भी, बिकॉज वो जो बॉन्ड्स हैं CH3H, ये CH3H और ये CH3H, ये सेम प्लेन में है। तो अगर आपने एक बार CH3 को यहाँ से पीछे की तरफ कर दिया, अब ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे बेटा, प्लेन पे पॉइंट 4 पॉइंट्स हैं, है ना, एक रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, आपने रेड बॉल को यहाँ डाल दिया तो डिस्टेंस चेंज हो गई भाई, ये डिस्टेंस ये हो गई, ये हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस हो गई, कुछ एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर है? बट उसके केस में प्लेन में परपेंडिकुलर प्लेन में थे, ये बॉन्ड्स ऐसे थे, तो वो जो बॉन्ड ये CH3H था यहाँ पे, ठीक है ना, बट ये जो CH3H है अगर इसकी पोजीशन चेंज भी कर दी तो भी डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, एंड देयरफॉर इन दैट केस दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबके दिमाग में बैठ गया? इतनी बार रिपीट किया हूं, बैठ जाना चाहिए यार, ठीक है ना? आप बहुत रिपीट करते हो सर, क्यों नहीं करूं यार। लेट्स मूव टू द लास्ट, सेकंड लास्ट केस, दैट इज स्पाइरेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइरेंस? आपने स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया होगा, कब? IUPAC नॉमेनक्लेचर में, जहां पर आपको पढ़ा है व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो रिंग आपस में फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं बिटवीन वन कार्बन। व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर, दोनों दो रिंग्स को चिपका दी जाए थ्रू वन कार्बन, एक कार्बन की मदद से, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स, और उसी की जब चेन बनाते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरेंस। डेफिनेशन लिखिए, व्हेन वन कार्बन इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स, जब दो कार्बन के रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन हो, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पाइरेंस। व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर थ्रू वन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड इट स्पाइरेंस। इसको ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेंस। पहले कंक्लूजन पे आ जाता हूं मैं, इससे आपको समझ में, आपको कंफ्यूजन ना हो। स्पाइरेंस का भी सेम कहानी है, अगर इसमें इवन नंबर ऑफ स्पाइरेंस हैं, इवन नंबर ऑफ स्पाइरेंस है, देन द बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन एट परपेंडिकुलर प्लेन टू ईच अदर, therefore they won't show geometrical isomerism. But if there is odd number of spirens, then the bonds at terminal carbon are present on the same plane or parallel plane, and therefore they can show geometrical isomerism provided that the groups at the terminal carbon are different. कंक्लूजन पे आ गया हूँ, समझाऊंगा कैसे, ऐसा क्यों समझाऊंगा, बट अल्टीमेटली एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो आप बैठ के पूरा मैं लॉजिक बताऊंगा जो आपको sp3 sp2 कार्बन का क्या वो अब करने वाले क्या नहीं। तो पहली इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको कंक्लूजन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको कंक्लूजन दिया कि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, अगर इवन नंबर ऑफ स्पाइरेंस हैं, देन इन दैट केस द बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट बोला आपके सामने, इवन नंबर ऑफ स्पाइरेंस हैं, देन द बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन, और दूसरा मैंने स्टेटमेंट दिया कि ऑड नंबर ऑफ स्पाइरेंस हैं, देन द बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेन। ये पॉइंट तभी वैलिड है जब आपकी जो स्पाइरेंस हैं, जो रिंग्स हैं, दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर, वो सिमेट्रिकल हैं। अब सिमेट्रिकल स्पाइरेंस कौन सी होंगी? इवन नंबर ऑफ रिंग्स आर ओनली गोइंग टू बी सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर रिंग आ गई, थ्री मेंबर रिंग हो गई, व्हाट इज सिमेट्रिकल? कि भाई लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ स्पाइरेंस जाओगे तो ऊपर का हाल और नीचे का हाल सेम हो। अगर ये कंडीशन है तब जाके ये पॉइंट वैलिड रहेगा, अदरवाइज वहां पे आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में
एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे मैं एनालिसिस आपको करके समझाने वाला हूँ। ये जो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, ये तभी वैलिड है कि बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, बॉन्ड्स एट द टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेन इन केस ऑफ ऑड क्यूमुलिन, सॉरी इन केस ऑफ ऑड स्पाइरन। ये मेरा कौन सा स्पाइरन है? ये मेरा इवन स्पाइरन है, ये मेरा ऑड स्पाइरन है। ये तभी वैलिड है व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल कार्बन्स को आप जब ज्वाइन करते हो, लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल कार्बन्स को आप ज्वाइन करते हो, देन द स्पाइरन इज सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। और वो तभी है जब आपका इवन नंबर ऑफ स्पाइरन्स है और उस स्पाइरन में कहीं भी गलती से बीच में कोई रैंडम में ग्रुप नहीं लगा है। अगर गलती से ऐसा ही यहाँ पे ग्रुप जुड़ गया, ये पॉइंट वैलिड नहीं होगा। पॉइंट वैलिड सब फैकल्टीज ये पढ़ा देते हैं कि हाँ सर ये इवन नंबर में याद कर लो, ऑड नंबर में याद कर लो, बट गलती से एक ग्रुप ऐसा आ गया, ये पॉइंट वैलिड ही नहीं है। उस केस में हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म शो कर दे, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। पहले समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। अब कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट को क्यों सुनना है। अगर आप कंसेप्ट को सुनोगे तब जाके मैं आपको कोई नया क्वेश्चन कराया जिसमें एक कंसेप्ट वैलिड नहीं है, पॉइंट वैलिड नहीं है, तब जाके उसको चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। सो सबसे स्मॉलेस्ट स्पाइरन लेते हैं अपन, ठीक है ना, 4 मेंबर्ड लेते हैं। पहले अपन सिमेट्रिकल वाला लेते हैं, नॉन सिमेट्रिकल तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता दूंगा, जो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रुप्स डिफरेंट कर लिए, पर चलो अब चेक करते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब सुनना बेटा, इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3। sp3 होने के कारण मैं क्या बोलूँगा, sp3 हाइब्रिडेशन होने के कारण क्या बोलूँगा कि भाई इसके जो 2 बॉन्ड्स हैं वो तो प्लेन में लाई करेंगे, 2 बॉन्ड्स लाइज ऑन प्लेन, और एक बॉन्ड उसका 1 बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड उसका बिलो द प्लेन। ये कहानी रहेगी कि नहीं रहेगी? 1 बॉन्ड बिलो द प्लेन। भाई सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये कहानी तो वैलिड रहेगी। sp3 कार्बन मेरा एक प्लेन में लाई करता है, क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये पॉइंट मैंने पहले लिखा है। सिंस इट इज एन sp3 कार्बन देयरफॉर इट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हेंस व्हेन रिप्रेजेंटेड इन पेपर, जब इस बॉन्ड्स को मैं पेपर में रिप्रेजेंट करूंगा तो 2 बॉन्ड्स आर गोइंग टू लाइन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। जो प्लेन एक बॉन्ड 2 बॉन्ड्स एट द सेम टाइम प्लेन में रहेंगे, बट एक बॉन्ड अबव द प्लेन, अनदर बॉन्ड इज गोइंग टू बिलो द प्लेन। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखें आप लोग। अब उसको अपन शुरुआत करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्बन। लेट अस कंसिडर दैट कि ये 2 बॉन्ड्स मेरे प्लेन में हैं। लेट अस अज्यूम, कहीं से तो स्टार्ट करूं, तो अगर ये 2 बॉन्ड्स प्लेन में हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ये बॉन्ड अबव द प्लेन रहेगा और ये बॉन्ड बिलो द प्लेन रहेगा? चलो ड्रॉ करो। तो मैं पीछे वाले कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई ये कार्बन CH3 ये रहा, ये कार्बन H ये रहा, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये बॉन्ड अबव द प्लेन रहेगा और ये रिंग का ये वाला बॉन्ड सर मेरा बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है। अब ये बताएं भाई ये रिंग है, रिंग क्या है? रिंग एक किसी प्लेन में, रिंग इज प्रेजेंट इन अ प्लेन। भाई रिंग एक प्लेन में रहेगी ना, ऐसे एक प्लेन में रहेगी ना, ऐसा तो नहीं कि सर स्क्वायर शेप्ड रिंग है, रिंग ऐसी रहेगी, तब वो रिंग में स्ट्रेन डेवलप आ जाएगा। भाई 4 बॉन्ड्स हैं, बट आपने रिंग को कैसे किया? बीच वाले बॉन्ड में सर आपने एकदम स्ट्रेन ला दिया, मोड़ दिया, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो रिंग एक प्लेनर ज्योमेट्री है, जो रिंग है इट इज अ प्लेनर ज्योमेट्री। उस रिंग के चारों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में रहेंगे। जिन बॉन्ड्स की मदद से रिंग बन रहा है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में 6 बॉन्ड्स हैं, वो 6 बॉन्ड्स मेरे एक ही प्लेन में रहते हैं, बाकी सब बॉन्ड्स प्लेन के बाहर अंदर जाते रहते हैं। तो भाई ये दोनों बॉन्ड्स भी जो हैं, ये दोनों बॉन्ड्स भी सेम प्लेन में रहेंगे। तो भाई इसी प्लेन में रहेंगे, तो क्या इसको भी मैं, इन दोनों बॉन्ड्स को भी कुछ ऐसे ही दिखाऊंगा? इट इज प्रेजेंट ऑन 1 प्लेन। अब इस कार्बन पे आ जाओ, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो मेरे सब प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे, तो क्या ये दोनों बॉन्ड्स मेरे सेम प्लेन में रहेंगे? तो क्या ये दोनों बॉन्ड्स अब इस प्लेन में आ जाएंगे, प्लेन के पेपर में? बिकॉज इस कार्बन के एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, तो ये 2 बॉन्ड्स प्लेन के पेपर के प्लेन में आ जाएंगे। अब सिमिलरली सिंस रिंग के बॉन्ड्स, एक रिंग पूरा प्लेनर ज्योमेट्री है, एक रिंग के चारों बॉन्ड्स प्लेन में रहेंगे, तो क्या ये 2 बॉन्ड्स यहाँ से जो आ रहे हैं ये भी इसी प्लेन में रहेंगे, पेपर के प्लेन में? एक रिंग पूरी की पूरी प्लेनर रहेगी भाई साहब। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिंग के साथ 2 बॉन्ड्स इस प्लेन में और दूसरे बॉन्ड्स इस प्लेन में आएंगे, तो बेटा रिंग को तुम मोड़ नहीं सकते, रिंग पे इतना स्ट्रेन डेवलप नहीं कर सकते, रिंग अपने आप किसी इतने स्ट्रेन मॉलिक्यूल में कम कन्वर्ट नहीं होगी।
रिंग में ऑलरेडी हाईली स्ट्रेन्ड है बिकॉज रिंग का एंगल 90 डिग्री है, जबकि कार्बन चाहता है 109 डिग्री में। अब तुम उसको मोड़ के और कम एंगल में डाल दो, ऐसा रिंग नहीं करती। सो रिंग एक किसी पर्टिकुलर प्लेन में पूरी की पूरी रहती है। तो रिंग के चारों बॉन्ड्स इस प्लेन में आ गए। तो सिंस अब इस कार्बन पे आओगे तो इस कार्बन के दो बॉन्ड्स प्लेन में है, तो बाकी दो बॉन्ड्स किस प्लेन में आ जाएंगे? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। तो बताइए भाई साहब, CH3H इसके टर्मिनल कार्बन के बॉन्ड्स कौन से प्लेन में आ रहे हैं? द बॉन्ड्स आर टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। क्या टर्मिनल कार्बन के बॉन्ड्स मेरे परपेंडिकुलर प्लेन में हैं? तो क्या इवन नंबर ऑफ क्यूमुलिन मेरा कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सॉरी क्यूमुलिन्स, स्पाइरेंस। क्या इवन नंबर ऑफ स्पाइरेंस क्या मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? नो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है ना। अब मैंने आपको जो बोला था, ठीक है ना, मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। टाइम कितना हो चुका है? 35 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलो मैं पहले ऑड क्यूमुलिन को भी कंक्लूड कर लेता हूँ। सिमिलरली ऑड स्पायरन को कंक्लूड कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद ऑड स्पायरन। एक ऑड स्पायरन भी ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। ऑड स्पायरन कैसे हो गई? स्टार्ट ऐसे करते हैं कि लेट दिस बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन प्लेन। लेट दिस बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन प्लेन ऑफ पेपर। वो दो बॉन्ड्स तो एक प्लेन में रहते हैं, वो दो बॉन्ड्स प्लेन के पेपर में ये वाले हो गए। तो क्या गारंटीड है ये पूरी की पूरी रिंग? अब आगे वाली जो रिंग है, ये H3, ये H है, ये पूरी की पूरी रिंग मेरी एक दूसरे प्लेन में चली जाएगी, और ये बॉन्ड भी मेरा ऐसे ही सिमिलरली आ जाएगा। सिमिलरली फिर उस केस में ये रिंग पूरी की पूरी प्लेन में आ जाएगी, और फिर जो थर्ड वाली रिंग है फिर अगेन वो मेरे परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगी। सेम कंडीशन है बेटा, आप लोग सोचते जाओ। अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया तो बेटा अब ये दो बॉन्ड्स जो हैं सेम प्लेन में आ जाएंगे, CH3 और H। तो क्या मेरे अब ये जो ग्रुप्स हैं दे लाइज ऑन द सेम प्लेन, लेज ऑन सेम पैरेलल प्लेन, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ सर बिटवीन दिस टू कार्बन्स, इन दो कार्बन के बीच में सर देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यस, रिंग्स के कोई कार्बन आपस में रोटेट नहीं करेंगे बिकॉज रिंग में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ये कार्बन अपने आप को रोटेट करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सो यस, देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। द ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेन एंड दे आर different groupings. Therefore, it can show the odd spiral can show geometrical isomerism provided the groups are different. यहाँ पे दोनों तरफ H आ गया तो geometrical isomerism शो नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एंड यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि दिस पॉइंट इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ सिमेट्रिकल स्पाइरेंस। व्हाट इज सिमेट्रिकल स्पाइरेन? कि जब आपने एक स्पाइरेन के टर्मिनल कार्बन को लाइन से ज्वाइन किया तो स्पाइरेन के ऊपर और स्पाइरेन के नीचे एकदम सेम हुलिया है, ऊपर नीचे एकदम आइडेंटिकल कंडीशन, तब ऐसा वैलिड हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना। इसको मैंने कंक्लूजन की पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया, ऑड है इवन स्पाइरन, देयरफॉर कंक्लूजन है if even number of spiral rings are present, then no geometrical isomerism about terminal carbons. If odd number of spiral rings are present, then it will show geometrical isomerism about the terminal carbon, provided that the groups attached at the individual terminal carbon is different. अब मैंने इस पॉइंट पे बहुत फोकस किया है। देखो, the above condition is valid only when the following conditions are satisfied in the spiral system. पहली, एट टू टर्मिनल कार्बन द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। ठीक है सर, ग्रुपिंग डिफरेंट होगा तब जाके ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दूसरा, स्पाइरन सिस्टम शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल कार्बन। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सिमेट्रिकल मतलब इफ द रिंग्स आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स इवन नंबर ऑफ रिंग है, देन अब एक और शॉर्ट ट्रिक है वो बाद में बताऊंगा आपको, चलो ठीक है ना। ये पॉइंट तभी वैलिड है। एग्जाम्पल के तौर पे सुनना बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मे बी आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लगने लग जाएगा, सही क्या पढ़ा दिया आपने, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको जस्ट एक कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर ही देता हूँ, सोचना एक बार आप लोग जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। भाई लेट्स से मैं एक इवेंट स्पाइरन बना रहा हूँ, देखो
मैंने आपसे पूछा क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा, तो कई लोग तो क्या बोलेंगे सर इवन नंबर ऑफ स्पाइरिन है, टर्मिनल कार्बन में ग्रुपिंग डिफरेंट है एंड इट वोंट शो बिकॉज इवन नंबर ऑफ स्पाइरिन है तो शो नहीं करेगा बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन. नाउ दे आर रॉन्ग सिंस इट इज नॉट सिमेट्रिकल. सिंस इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं है. Therefore we have to approach by concept. हम कंसेप्ट से आगे जाएंगे, हम स्पाइरन के कंसेप्ट से आगे जाएंगे. अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन हो गया. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड क्वेश्चन. अच्छे अच्छे बच्चे भी इसको नहीं कर पाएंगे क्रैक. अब आप सोच के स्टार्ट करना, ठीक है ना. सर ये दोनों ग्रुप्स तो मेरे प्लेन में हो गए, तो ये जो ग्रुप्स, ये जो रिंग है सर ये परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई सर. बहुत बढ़िया, इसमें कोई टेंशन नहीं. तो डायग्राम गंदा बन रहा होगा बेटा क्योंकि पेन टैब में काम थोड़ा ढीला ही है. अब आप इस कार्बन के बारे में सोचें. भाई ये कार्बन मेरा भी, ये भी कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो इस कार्बन की दोनों बॉन्ड्स, ये जो कार्बन है कौन सा, ये जो कार्बन मैंने भी रेड हाईलाइट किया अभी, देखो इसको अच्छे से देखो आप लोग. ये कार्बन भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. कि अगर ये दो बॉन्ड्स उसके इस प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो बाकी दो बॉन्ड्स भाई साहब इसके ऐसे प्लेन में आ जाएंगे. अभी इसके बॉन्ड्स ये वाले इस प्लेन में आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड तो पैरेलल प्लेन में आ गया. तो आप देखोगे, अब मैं इसको मैं ऐसा भी ड्रॉ कर दूं, पूरा एज इट इज बना दूं. अब आप इन दोनों कार्बन को देखो, तो क्या इन दोनों कार्बन की ग्रुप, इन दोनों कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं क्या वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं? हाँ सर, ये मिथाइल और ये CH3 और H सब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना. और साथ ही साथ सेम प्लेन में लाई कर गए और ग्रुपिंग भी डिफरेंट हो गई. यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अगर आप इन दोनों कार्बन के बीच में सोचोगे तो आपको दिखेगा हाँ सर ज्योमेट्रिकल शो करेगी. तो इवन नंबर ऑफ स्पाइरन है तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट से जाना पड़ेगा. या फिर नॉन सिमेट्रिकल स्पाइरन है, 3 मेंबर ड्रिंक का स्पाइरन है, 5 मेंबर ड्रिंक का स्पाइरन है, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट से ही जाना पड़ेगा. जनरली 3 मेंबर ऑफ स्पाइरन को क्वेश्चन में दिया जाता है. मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी, अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे इसको इत्मीनान से, ठीक है ना. फिर कंक्लूजन पॉइंट क्लियर है. अब एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके, सुना बेटा, इफ द रिंग्स आर सिमेट्रिकल, जो स्पाइरन रिंग्स अगर सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तब उसको आप डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं और सेम पॉइंट को वैलिड. अगर सिमेट्रिकल रिंग्स हैं बेटा, सिमेट्रिकल रिंग्स हैं तो उसको आप डबल बॉन्ड मान लो. अब डबल बॉन्ड मान लिया तो आपके लिए एक ही रूल है वैलिड. सिमेट्रिकल है तो आपने इसको डबल बॉन्ड मान लिया, तो बेटा इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो ग्रुप्स किस में आते हैं? परपेंडिकुलर प्लेन में आते हैं. कौन सा केस? क्यूमुलिन्स का केस. अभी क्यूमुलिन्स की तरह ट्रीट कर दो, एग्जैक्टली क्यूमुलिन्स की तरह ट्रीट कर दो कि अगर आपकी सिमेट्रिकल स्पाइरन है, सिमेट्रिकल रिंग्स हैं, सिमेट्रिकल स्पेन को रिंग्स कैन बी ट्रीटेड एज अ डबल बॉन्ड. उसको आप डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर दो और उसको एक पूरा सिस्टम मान के समझ लो आप. जैसे कि सामने एक क्वेश्चन है, अब इसमें आप क्या पूरा एनालिसिस करने बैठो कि आपकी हालत खराब हो जाएगी. तो कंक्लूजन पॉइंट पढ़ो. इफ द रिंग्स आर सिमेट्रिकल, दैट इज 4 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, सिमेट्रिकल और ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल कंडीशन है, देन अज्यूम इट टू बी इक्विवेलेंट टू पाई बॉन्ड एंड अप्लाई द रूल ऑफ क्यूमुलिन. आप क्यूमुलिन का रूल लगा दो. फॉर एग्जांपल नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इसको भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये डबल बॉन्ड है. कितने डबल बॉन्ड्स आ गए बेटा क्यूमुलिन में? कितने ना आ गए? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ गए, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. Therefore no ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. खत्म, टेंशन खत्म. सो बेटा पाई बॉन्ड और स्पाइरेंस अगर कंबाइन कर दूं या फिर स्पाइरेंस की लंबी सी छड़ बना दूं तो बेटा स्पाइरन को तुम एक तरह से क्यूमुलिन सिस्टम की तरह ट्रीट कर लो. बस सभी की सभी डबल बॉन्ड्स को, रिंग्स को तुम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसीडर कर लो. एक और क्वेश्चन देखो, देखो पूरा का पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है. अब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो एनालिसिस मत करो, आप बस इसको डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी सिमेट्रिकल है बेटा, 6 मेंबर है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. ऑड नंबर क्यूमुलिन हो गई, ऑड नंबर क्यूमुलिन है और ग्रुप्स डिफरेंट है. देयरफॉर इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसो, ये ज्योमेट्रिकल आइसो में शो करेगा. खत्म, टेक्निक है खत्म. If the rings are symmetrical, then assume the rings to be a pi bond and apply the rule of Cumulin. Cumulin का रूल क्या कहता है कि even number of pi bonds हैं, then the groups are present on the perpendicular plane, they won't show geometrical isomerism. And if the odd number of pi bonds are there present, then the groups are present on the parallel plane. So if the grouping is different at each terminal carbon,
इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे CH3H, यहाँ पे CH3H, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए वक्त खाया मैंने, 45 मिनट्स आपके लिए हैं, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड। मैं आपको क्यूमुलिन और पायरेन ये दोनों बहुत अच्छे से कवर कर पाया, समझा पाया हूँ। क्या ये सभी 5 केसेस आपको क्लियर हुए? पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, साइक्लोएल्केन्स में भी 2 कार्बन के बीच में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट बोथ द कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बोथ द कार्बन्स हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। साइक्लोएल्कीन्स भी, साइक्लिक कंपाउंड्स में जो एल्कीन होती हैं वो भी मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकती है। कब? 7 मेंबर्ड रिंग ऑनवर्ड्स, 7 मेंबर तक वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उस पाई बॉन्ड के अराउंड शो नहीं करता। क्यूमुलिन्स, even cumulins never show geometrical isomerism. Odd cumulins can show geometrical isomerism provided that the groups at the terminal carbon are different. These 2 points are only valid when the cumulin system, when the spirene system is symmetrical. Symmetrical में जो रिंग्स है वो मेरी सिमेट्रिकल है, वो रिंग जो है वो मेरी इवन नंबर ऑफ रिंग है। और जब आपको पाई बॉन्ड और रिंग को कॉम्बिनेशन करके ऐसा सिस्टम बना दे जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तब उस केस में आप रिंग को, जो कि सिमेट्रिकल रिंग को पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करके प्रोसीड कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई द रूल ऑफ क्यूमुलिन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ठीक है ना? सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको सभी केसेस बहुत टिप्स में कर दूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको प्लीज रेगुलर रिवाइज करें। इन नोट्स को आप अपने कॉपी में जरूर बनाएं, जरूर बनाएं, इन पॉइंट्स को जरूर लिखें। यूज या डिफरेंट कलर पेन्स। एक बार बनते हैं नोट्स, बार बार नहीं बेटा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से नोट्स को रेफर करूं। सो वेन एवर यू आर मेकिंग द नोट्स ऑफ ए पर्टिकुलर चैप्टर, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको एक बार बनाएं और बहुत अच्छा बनाएं, एंड लेफ्ट सम ब्लैंक पेजेस। हो सकता है आज को अभय सर आपको कुछ पढ़ाया, आपने नोट्स बनाए, बट हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स कवर नहीं किया हो, मुझसे कुछ छूट गया हो, या फिर मेरा कुछ पॉइंट आपको लगा कि ठीक है सर आपने समझाया, बट हमको किसी और फैकल्टी का आपने रिलेटिव वीडियो देखा लेटर ऑन और आपको ये पॉइंट मजा आ गया, अरे क्या समझ में आया सर, उस पॉइंट को भी अपने नोट्स में इनकॉपरेट करना है, उस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स में इनकॉपरेट करना है। इस दिन कोई शीट सॉल्व कर रहे हैं, मटेरियल सॉल्व करें, कोई अच्छा क्वेश्चन आया, यार ये हटके सवाल है यार, ये नोट्स में रहेंगे तो मैं इसको जब रिवाइज करूंगा तो कर पाऊंगा। सो लीव एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस ऑफ आफ्टर एवरी चैप्टर, ठीक है ना? चलो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, फिर चैप्टर को वाइंड अप, सॉरी यहाँ पे फिर इसको वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में बाइफिनाइल सिस्टम ले लूंगा जो कि छोटा सा है, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स, फिर हमारा बाइफिनाइल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। देन विल शिफ्ट टू ईजेड नॉमेनक्लेचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और फिर हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक 2 to 3 मोर क्लासेस टू कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बस पूछना है, हाँ या ना में आंसर करना है। तो आप क्या बोलेंगे सर, क्या पहला वाला मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? यस सर, पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट ये मॉलिक्यूल में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? रीजन क्या है सर? आइडेंटिकल ग्रुपिंग। मैं रीजन इसलिए लिख रहा हूं कि आप जब बाद में देखें, आइडेंटिकल ग्रुप्स इसलिए शो नहीं कर रहा है, यहां पे तो ग्रुप्स डिफरेंट है, एक H है, एक OH है और नाइट्रोजन है, बट वहां नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? अगेन द आंसर इज नो। क्यों भाई? सर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, बट अगेन आइडेंटिकल ग्रुप्स। ठीक है ना? अब जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। सर यहाँ पे उस ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बनाया, तो इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, नो दे आर डिफरेंट ग्रुप्स, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 और H है कार्बन के पास, डिफरेंट ग्रुप्स, पाई बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होती है। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 में जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे सर, इवन 1 2 3 ऑड क्यूमुलिन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? यस, ऑड क्यूमुलिन में द बॉन्ड्स एट टर्मिनल कार्बन आर प्रेजेंट ऑन द पैरेलल प्लेन, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। इवन दो इट इज अ ऑड क्यूमुलिन, even though it is a odd cumulin, but क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? आइडेंटिकल ग्रुप्स। भाई टर्मिनल कार्बन में ग्रुप्स क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। देखो यहाँ पे दोनों H हो गया, वहां पे CH3 और एक H है, बट यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए, देयरफॉर नो GI,
सिंपल क्वेश्चन से बच्चा एग्जाम टाइम हम इसी को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बिकॉज पहली बात हम रिवाइज नहीं करते हैं सर, और चीज़ों को एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा? अगेन चेक करो, 1 2 3 ऑड क्यूमुलिन, ऑड क्यूमुलिन एंड ग्रुपिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, ग्रुप्स भी डिफरेंट है, ग्रुप्स भी डिफरेंट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देयरफॉर यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ग्रुप्स डिफरेंट है, ऑड क्यूमुलिन है, तो बॉन्ड सब मेरे पैरेलल प्लेन में लाई करेंगे, ये मैंने समझा दिया है, आपको यहाँ पे दिमाग में बार बार नहीं डालना है, आपको देखना ऐसा ऑड क्यूमुलिन है और ग्रुप्स डिफरेंट है, यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, सर ग्रुप्स तो डिफरेंट है पाई बॉन्ड के राउंड, ये देखो सर पाई बॉन्ड है, एक एच एक CH3 एक HCH3 करेगा सर, बेटा पिटाई कर दूंगा मेरे सामने अगर बोले तो। इवन क्यूमुलिन है सर, सिंस इवन क्यूमुलिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज इवन क्यूमुलिन है, एंड हेंस बॉन्ड्स लाइज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। क्लियर है यहां तक? क्या इन 3 सवाल में किसी को बच्चों कोई भी पॉइंट ऑफ दिक्कत है क्या? तो प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना? आप लोगों के पास चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन है, लाइव तो क्लासेस नहीं है, बट यू कैन पुट योर कमेंट योर इन द चैट सेक्शन में, आप कमेंट्स में डालो, सो दैट आई कैन कवर अप इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बॉन्ड भी है, रिंग भी है, क्या वो रिंग सिमेट्रिकल रिंग है? यस इट इज अ सिमेट्रिकल रिंग, इवन नंबर ऑफ रिंग्स आर कैन बी ट्रीटेड एज सिमेट्रिकल रिंग, वो पाई बॉन्ड के राउंड सिमेट्रिकल है, यस। तो क्या तुम उसको ट्रिपल पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लोगे? मैं इसको अंदर बना लेता हूं, यस सर इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया? देयरफॉर पाई बॉन्ड होते ही क्या हो गया बेटा? ये ऑड क्यूमुलिन बन गई, ऑड क्यूमुलिन बन गई, एंड ग्रुपिंग भी डिफरेंट है बेटा, हर एक टर्मिनल कार्बन में ग्रुप्स भी डिफरेंट है, दोनों टर्मिनल कार्बन ग्रुप्स डिफरेंट है, देयरफॉर यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे अपन, एक सेकंड पानी पी लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, अब ये क्यूमुलिन सिस्टम नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, अब ये पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, एक पाई बॉन्ड दे रहा, एक पाई बॉन्ड दे रहा, ठीक है ना? क्या इस पाई बॉन्ड के अगेंस्ट वो ज्योमेट्रिक लाइन शो करेगा? यस, ग्रुपिंग डिफरेंट है और शो करेगा। क्या इस पाई बॉन्ड के अगेंस्ट शो करेगा? क्या नहीं, देयरफॉर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। भाई एक पाई बॉन्ड के अगेंस्ट शो कर रहा है ना, तो बस ओवरऑल मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक पाई बॉन्ड उसका शो नहीं कर रहा, एक स्टीरियो सेंटर है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स क्या है, सेम है, वो वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड के अराउंड नहीं शो करेगा, बट इस वाले पाई बॉन्ड के अराउंड ये मॉलिक्यूल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिकॉज ग्रुपिंग डिफरेंट है, पाई बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फलाना ढिमाका, सारी कहानी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाए, रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, सो कंसिडर द रिंग टू बी सिमेट्रिकल रिंग्स हैं, सिमेट्रिकल रिंग्स कैन बी ट्रीटेड एज अ पाई बॉन्ड, तो यस इसको हम पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट किए, तो बेटा कैसा सिस्टम आ गया? ऑड क्यूमुलिन बन गई, ऑड क्यूमुलिन है एंड ग्रुप्स भी डिफरेंट है, एंड ग्रुप्स भी डिफरेंट है, देयरफॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, सभी क्वेश्चंस में छोटा छोटा चीज आपको सीखने को मिलेगा, बट प्लीज मेक श्योर आप सभी क्वेश्चंस को लिखें, एंड प्लीज मेक श्योर आप जब भी इसके नोट्स को क्वेश्चन में लिखेंगे तो सिर्फ GI को टिक करके मत लिखना है, हाँ GI नो, प्लीज राइट द लॉजिक ऑल्सो, क्यों शो कर रहा है प्लीज लिखो। एक तो आपको चीजें यहाँ पे सेट हो जाएंगी, इतनी बार लिखोगे तुम साला दिमाग में सेट हो जाएगा। पेंसिल से लिखना, ध्यान रखना सब चीज़ों को पेन से लिखना, अदरवाइज कॉपी में अनवांटेड चीज़ दिखती है फिर आपको, जैसे आपने पेन से लिखा पूरा कंटेंट, ये एक्सप्लेनेशन को पेंसिल से लिखो, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं कि आप पेंसिल वाला पार्ट को पढ़ो, आपको जरूरत है तो पढ़ो, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, आप यू आर यूजिंग 2 कलर्स लेट्स से ब्लैक एंड ब्लू, ये जो एक्सप्लेनेशन है छोटे छोटे उसको लिखो पेंसिल से, कि आपके जब पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बात वो नोट्स को पढ़ते समय आपको आपके दिमाग में इतना सारा कचरा ना लगे, क्या है यार पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, पेंसिल से लिखो रीजन को, पेंसिल लाइट होती दिखती नहीं आपको, जब आपको जरूरत होगी तब वो पढ़ोगे, अदरवाइज आपकी आंखें आंखों में नहीं आएगा वो।
आप स्किप कर पाओगे इसको और फटाफट पढ़ पाओगे क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट, तो आपको बार बार उसी चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बट राइट इन ईच एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल, बच्चे सोचेंगे कैसे। अगेन अगेन क्या बोलोगे आप, अरे क्या हो गया, अगेन क्या करोगे सर, ये इसको हम पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लें, और जब उसको आप पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे बेटा ये बन जाएगा पहली बात तो इवन क्यूमुलिन, और साथ ही साथ एक बनेगा H, एक बनेगा CH3, और यहाँ पे दोनों पे HH। तो आप क्या बोलोगे सर, सिंस इवन क्यूमुलिन, भाई वो इवन क्यूमुलिन है, देयरफॉर नो GI। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हैं नो डाउट, ये इसी को तो टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, इस टर्मिनल कार्बन में दो हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल ग्रुपिंग भी एक रीजन बोल सकते हैं, बट ज्यादा बेटर रीजन क्या है कि सर इवन क्यूमुलिन है इसलिए शो नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये मत बोलना सर आइडेंटिकल ग्रुपिंग कि टर्मिनल कार्बन पे सर आइडेंटिकल ग्रुपिंग है, हाँ सर वो वन ऑफ द कंडीशंस है, बट इट इज नॉट वैलिड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे एक अच्छा सवाल है, इसमें एक चीज सिखाना मेरे को आप लोगों को, इसमें मेरे को आपको एक चीज सिखानी है, अच्छे सुनना। मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ, लेट से 1 2 3 4 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्या कार्बन नंबर 3, क्या कार्बन नंबर 3 में जो बॉन्ड है वो सर मेरा साइक्लो एल्केन वाली ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, लेकिन क्या उस कार्बन नंबर 3 के लिए कोई ऐसा और कोई कार्बन भी है कि रिंग के अंदर ऐसा कार्बन एक और होता तो बोलता कि सर वो कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन शो करेगा, बट यहाँ पे कार्बन नंबर 4 ऐसा कोई है ही नहीं। क्या इस साइक्लो एल्केन पे रिंग में कहीं भी मेरे पास कोई और sp3 कार्बन है क्या? नहीं। तो सर 3 के अगेंस्ट कोई दूसरा कार्बन तो नहीं मिला मेरे को जहां पे वो साइक्लो एल्केन वाली कंडीशन शो करे। क्या इस रिंग को मैं डबल बॉन्ड मान सकता हूं क्या? नहीं। क्या इस रिंग को मैं डबल बॉन्ड मान सकता हूं क्या? नहीं। नाउ इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल रिंग, अब इसको डबल बॉन्ड नहीं मान सकता, तो यू हैव टू गो बाय द लॉजिक, ठीक है ना। अब कार्बन नंबर 1, अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 देखो, बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, दोनों कार्बन के बीच देखो, सेकेंड नंबर कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट है बेटा, ग्रुप्स डिफरेंट है, एक है H और एक है CH3। जो कार्बन नंबर 1 है इस पे भी ग्रुप्स डिफरेंट है। कैसे? जब भी आप कार्बन नंबर 1 पे ये जो कार्बन है इसमें ग्रुप्स को देखेंगे तो आप रिंग में दोनों तरफ जाएंगे बेटा, आप ग्रुप्स को ढूंढने जाओगे बेटा रिंग के दोनों तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, रिंग की दोनों तरफ जाओगे, तो आप लेट से दोनों तरफ दोनों गए, आप इस तरफ गए ग्रुप को ढूंढने, आप इस तरफ गए ग्रुप को ढूंढने, आपको फर्स्ट कार्बन पे कोई डिफरेंस मिला क्या? नहीं। आप सेकंड शिफ्ट करके सेकंड कार्बन पे, मैं सेकंड कार्बन पे आया, मेरे को पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो कैन आई से दैट कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में भी ग्रुप्स डिफरेंट है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में भी यहाँ भी ग्रुप्स डिफरेंट है। यहाँ पे एक ग्रुप जो लगा है, कार्बन नंबर 1 पे एक ग्रुप लगा है सर, यहाँ पे लगा है CH पे CH3 लग गया है, और यहाँ पे लगा हुआ है सर CH2 ग्रुप। भाई यहाँ पे दोनों, ये क्या है CH2 ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है क्या लगा है CH पे CH3, समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा ना। तो सर इस कार्बन पे ग्रुपिंग भी डिफरेंट है, ग्रुप्स भी क्या है, डिफरेंट है, देयरफॉर ये GI शो करेगा, यस इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2। देखो ऊपर और नीचे वाले सवाल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस क्या क्या मैंने रिंग में एक रिंग में मैंने एक वो छोड़ दी, क्या, एक मिथाइल बना दिया, तो बेटा 1 एंड 2 के बीच में ज्योमेट्रिकल, अब 1 एंड 2 के बीच में आप इसको ऐसे एनालाइज करो, यहाँ भी आप एनालाइज कर सकते थे सर, इसको भी 1 एंड 2 करके डिसाइड करते, तो आप क्या बोलते सर कार्बन नंबर 2 पे ग्रुपिंग डिफरेंट है, बट कार्बन नंबर 1 में क्या ग्रुपिंग डिफरेंट आती क्या? आपको दोनों कार्बन यहाँ से आप चलते, 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 यहाँ से चलते, और आप आइडेंटिकल कार्बन पे आके आप रुक जाते, आपको कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला क्या? जब आप इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ग्रुप्स को ढूंढने गए रिंग में, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और आप दोनों आके एक सेम कार्बन में आके टिका गए, तो क्या 1 एंड 2 के बीच में ग्रुपिंग डिफरेंट थी क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में ग्रुपिंग डिफरेंट आई, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन शो करेगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट बना के लिखा है, चेक फॉर ग्रुप्स इन रिंग टिल वी गेट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर आप रिंग में
while checking for groups, while checking for the groups in ring, कुछ ऐसा लिख रहे थे अपन, in rings move clockwise एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप रिंग में अपना ग्रुपिंग चेक करना है कि आप रूम में देखना कि उस कार्बन से जुड़े 2 ग्रुप्स हैं, अगर उस कार्बन जुड़ा हुआ रिंग है, तो अगर आपको चेक करना है कि उस कार्बन से जुड़े कार्बन पे ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं, तो आप उस रिंग में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओ। और जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, तब आप क्या बोलोगे कि हाँ, तो दोनों में ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन दोनों कार्बन आके सेम कार्बन आके टर्मिनेट हो गए, देन विल से कि दोनों ग्रुपिंग क्या है, सेम। जैसे इस कार्बन पे ग्रुपिंग क्या है भी सेम, बोथ एंड्स आर द सेम पॉइंट, द ग्रुप्स आर सेम। यही पॉइंट क्लियर है। अगर आप रिंग में चेक करना चाहते हैं कि उस कार्बन से जुड़े रिंग पे, भाई उस कार्बन से 2 बॉन्ड्स तो निकले हुए हैं, रिंग के 2 बॉन्ड्स तो निकले हुए हैं, रिंग के 2 बॉन्ड्स तो निकले हुए हैं, 2 बॉन्ड्स निकले, बट वो क्या दोनों बॉन्ड्स की ग्रुपिंग डिफरेंट है। कैसे चेक करोगे, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों रिंग में मूव करते करते आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, सर ग्रुपिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेम कार्बन पर टर्मिनेट हो गए, देयर इज नो डिफरेंट ग्रुपिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। नो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है एंड आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये मेरा पहली बार ध्यान रखना, ये सिमेट्रिकल स्पाइरल नहीं है, सिमेट्रिकल रिंग नहीं है, तो उसको मैं डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कंसिडर करके आंसर नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इसके जैसा और भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेशन को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा। और नेक्स्ट क्लास में बाइफिनाइल सिस्टम को पढ़ा के मैं जीआई की सभी कंडीशंस को, कैटेगरीज को खत्म कर दूंगा। बाइफिनाइल सिस्टम बहुत छोटा सा है, बट सेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी 1 घंटा 1 मिनट का सेशन हो चुका है, लंबा नहीं करेंगे अपन। सो आज के सेशन को अपन यही कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कि हमको चेक करना है कि वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। उसको हम कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विच इज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसको भी एनालाइज करेंगे हर एक सिस्टम पे, चीज़ों को यहाँ पे सेट करेंगे, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाएंगे, हम चीज़ों को रिवाइज करें तो हम सभी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिससे हमारा टाइम वेस्ट कम से कम हो। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई आप जब रिवाइज करने बैठ रहे हैं, नोट्स कुछ मिला, कुछ कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है, हो चुका भाई हमारा एक चैप्टर को रिवाइज करने में पूरा दिन निकल जाए, क्या पता एक दिन में भी रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है ना। सो प्लीज़ ऐसा ना हो, प्लीज़ मेक श्योर आप नोट्स में बहुत अच्छे से लिखें, स्पेस बचा के रखें थोड़ी बहुत, कि बाद में कुछ पॉइंट्स को आप ऐड ऑन कर सकें, कुछ नया सीखें, कुछ नया क्वेश्चन सीखा आपने, कुछ मटेरियल सॉल्व किया, अच्छा क्वेश्चन आया, नोट्स में डाल दिया अपन ने, अच्छे से उसका रीज़न लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, कि हम जब भी रिवाइज करें तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो यार, ठीक है। चलिए, सो अगर आपको वीडियो से मजा आ रहा है, अगर आपको इसी तरीके से सभी टॉपिक्स को कवर करना है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच इज प्रेजेंट इन टेलीग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आपके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर की पूरी पीपीटी सबको प्रोवाइड करूंगा। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है ना। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, एंड लेट देम नो कि केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, एकदम मस्त पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।